गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, ठीक है, या मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। देखिए, आज जो हम लोग देखने वाले हैं बाबू, वो है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग और मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शंस देखेंगे, फिर प्रिंसिपल, और उसके बाद इसका एनिमेशंस देखेंगे, ठीक है। तब उसके बाद फिर हम लोग इसको डिटेल्स में लिखेंगे। तो चलिए आते हैं, आज हमारा है लेक्चर 7, और चलिए आते हैं हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग और इंस्पेक्शन। चलिए, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ठीक है, टू लोकेट सरफेस एंड सब सरफेस डिसकंटिन्यूटी इन पार्ट्स मेड बाय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। यहां पर समझना, सरफेस मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, जो आपका पार्ट्स होगा उसके सरफेस पर जो क्रैक्स होगा उसको तो पता लगाएंगे, जो डिफेक्ट होगा उसको तो पता लगाएंगे, लेकिन सरफेस के जो अंदर होगा उसको भी हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि लोकेट सरफेस एंड सब सरफेस डिसकंटिन्यूटीज इन पार्ट्स मेड बाय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। और क्या है बाबू कि ये सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ही होता है, ठीक है। किसके लिए? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, ध्यान रखिएगा। इट इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये किससे गवर्न होता है? लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के थ्रू इसको गवर्न किया जाता है, मतलब उसके थ्रू ये टेस्टिंग होता है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं प्रिंसिपल में क्या लिखता है कि इन मैग्नेटाइज्ड मटेरियल सरफेस एंड सब सरफेस डिसकंटिन्यूटीज लाइक क्रैक्स एंड सीम्स, ठीक है, काउज अ ब्रेक इन द मैग्नेटिक इनफॉर्मिटी और सडन चेंज इन परमेबिलिटी, ठीक है। These breaks in magnetic uniformity set up a minute magnetic poles, ठीक है, and leakage flux path attracts fine magnetic particle powder to the discontinuity, forming a reliable visual indications of discontinuity। अर्थात कहने का मतलब यह है बाबू कि क्या होगा कि जो सरफेस या सब सरफेस जो डिसकंटिन्यूटीज होगा, जैसे कि क्रैक्स, सिम्स वगैरह होंगे, ठीक है, उसके वजह से क्या होगा कि जो आप मैग्नेटिक लाइंस इसमें पास करोगे, ठीक है, तो उसको वो प्रभावित करेगा, ठीक है। और प्रभावित करने की वजह से क्या होगा कि उसका जो इन्फॉर्मिटी है वो खराब हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, और फ्लक्स लीकेज होंगे। तो उससे क्या होगा कि जो आपने फाइन मैग्नेटिक पाउडर्स जो हम लोग डालते हैं सरफेस के ऊपर, तो उससे क्या होगा कि वो प्रभावित होगा, ठीक है। और प्रभावित होने के बाद क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कहां पर वो है, ठीक है। मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन का कंप्लीट से, ठीक है। यहां पर दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है और उन्हीं के बीच हम लोग रखेंगे वर्कपीस को। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखाई दे रहा होगा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में हमने वर्कपीस को रखा है और इलेक्ट्रोमैग्नेट को टर्न ऑन किया है, जिससे कि क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे क्रॉस होंगे। अब हम लोग इस पर क्या करेंगे कि मैग्नेटिक पार्टिकल का सस्पेंशन डालेंगे, ठीक है। आप इसके स्थान पर मैग्नेटिक पार्टिकल भी डाल सकते हैं ड्राई में, ठीक है, ये वेट फॉर्म में है। उसके बाद अब देखिए, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से क्रैक्स नज़र आ रहे होंगे, जो कि एक डे लाइट में है। इसको और बेहतर तरीके से देखने के लिए हम लोग अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज करेंगे इन द डार्क रूम, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से क्लियरली क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा जो है वो एक प्रकार का वर्टिकल क्रैक्स है, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक वर्कपीस दिख रहा है, ठीक है, एक प्रकार का फेरोमैग्नेटिक वर्कपीस है, इसको हमने कट कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये फील्ड लाइंस जो है ये ऑब्जेक्ट से क्रॉस कर रहा है सीधा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे जो कि डिफेक्टेड है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि फ्लक्स लीकेज हो रहा है, ठीक है, और ये सरफेस डिफेक्ट है इसमें। तो अब हम लोग इस पर मैग्नेटिक पार्टिकल का सस्पेंशन डालेंगे। सस्पेंशन डालने के बाद आपको दिख रहा होगा कि जहाँ पर फ्लक्स लीकेज है वहाँ पर क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स एक्युमुलेट हो जा रहे हैं,
ठीक है, क्या हो रहा है, पार्टिकल्स एक्युमुलेट हो जा रहा है। अब हम लोग इसको यूवी लाइट के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि कहाँ पर एक्युमुलेट हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखते हैं सब सरफेस डिफेक्ट्स, जो कि सरफेस पर नहीं हो और उस पर हमने डाला मैग्नेटिक पार्टिकल सस्पेंशन। ठीक है, पूरी तरह से हमने डाल दिया, फिर से ये क्या हुआ कि एक्युमुलेट हो गया एक स्थान पर, जबकि ये क्रैक सरफेस पर नहीं था। अब यूवी रेज है, यूवी रेज से देखेंगे यूवी लाइट में तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि कहाँ पर है। अब आपको जो फिगर दिख रहा है उसमें आपने देख रहा होगा कि हॉरिजेंटल लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है, हॉरिजेंटल है। ठीक है, और उसके बाद ये क्रैक्स नज़र आया। ठीक है, और ये सारे क्रैक्स कैसे थे, वर्टिकल क्रैक्स थे। अब यदि मान लो कि आपको हॉरिजेंटल क्रैक्स देखने हैं, ठीक है, तो सर्कुलर, ठीक है, कैसा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपको दिख रहा है उस पर क्रैक्स डालेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे, तो सॉल्यूशन डालने के बाद फिर से आपको नज़र आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों क्रैक्स। तो आपने देखा भी मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन का एनिमेशंस कैसे होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे उसके प्रोसीजर्स के बारे में, कैसे कैसे करते हैं, क्या है। तो सबसे पहला स्टेप होता है बाबू क्लीनिंग या सरफेस प्रिपरेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं देखेंगे कि इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स it is necessary to remove rust, flags and grease from the surface of inspection। ठीक है, क्या करना है कि सरफेस पर जो ग्रीज वगैरह है या जो रस्ट या फ्लैग्स वगैरह है उसको क्या कर देना है बाबू, रिमूव कर देना है। ठीक है, इफ द सरफेस इज नॉट क्लीन्ड थ्रूली it will resist the free movement of magnetic particle and wing captured at leakage area। ठीक है, यहाँ पर विंग होगा, थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है, ये विंग लिखा गया है, दिस इज विंग की जगह पे विंग होगा। ठीक है, विंग के जगह पे यहाँ पे विंग होगा, जिसको हम लोग लिखेंगे VEING। थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिएगा। चलिए, तो कहने का मतलब है कि यदि आप प्रॉपर रूप से क्लीन नहीं करते हैं तो वो क्या करेगा कि मैग्नेटिक पार्टिकल के मूवमेंट को रोकेगा। ठीक है, और वो लीकेज एरिया पे जो है वो कैप्चर करेगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा कि जहाँ ग्रीज वगैरह लगा रहेगा वहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो इसलिए क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। आगे क्या है कि मैकेनिकल क्लीनिंग इज कैरिड आउट बाय यूजिंग वायर। ठीक है, ब्रशेस, वायर ब्रश देखें, तार का एक ब्रश होता है, उसको आपने देखा होगा, उससे क्लीनिंग करते हैं। या फिर सैंड ब्लास्टिंग या डिग्रीजिंग इज पॉसिबल बाय यूजिंग सॉल्वेंट्स, या कुछ केमिकल्स यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उसको डिग्रीज करेंगे। ठीक है, यानी कि ग्रीज को हटा देंगे। दूसरा स्टेप है बाबू डीमैग्नेटाइजेशन। क्या है डीमैग्नेटाइजेशन, क्या होगा इसमें, तो देखेंगे द पार्ट्स यूज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड्स आर सस्पेक्सिबल टू magnetize by continuous usage, then it is necessary to demagnetize it to eliminate faults। क्या होता है कि जब कोई पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में यूज किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि कंटिन्यूअस यूज के कारण ऐसा हो सकता है कि वो मैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, मैग्नेटाइज हो जाए। तो उसको करना क्या है कि हमको नेसेसरी है कि उसको हम लोग डीमैग्नेटाइज करेंगे, जिससे कि उस पर जो पोल्स क्रिएट हुए हैं वो क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, अब यदि नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे कि इफ इट इज नॉट डीमैग्नेटाइज, ठीक है, द रेसिडुअल मैकेनिज्म इन द पार्ट में मिसलीड द एग्जामिनेशन ऑफ रिजल्ट। यदि हम लोग डीमैग्नेटाइज नहीं करते हैं तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण क्या होगा कि वो पार्ट जो है एग्जामिनेशन रिजल्ट्स को मिसलीड कर देगा, खराब कर देगा, रिजल्ट्स ठीक नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या है, सेकंड स्टेप में डीमैग्नेटाइजेशन जरूरी है। चलिए, अब तीसरा स्टेप है मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो देखो बाबू, आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर अभी तो आपने कहा कि डीमैग्नेटाइज कर दीजिए, फिर कह रहे हैं मैग्नेटाइज कर दीजिए। अब क्या होता है कि देखो, अब वो किस तरीके से यूज हो रहा था किसी भी पार्ट्स में वो तो मुझे नहीं मालूम, या ठीक है उसके बारे में तो मुझे ज्ञात नहीं है। लेकिन यदि मेरे पास आता है, ठीक है, तो उसमें पोल्स कहाँ क्रिएट है ये भी नहीं मालूम है।
तो अच्छा उसमें किस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस हो रहे हैं, फील्ड लाइंस, वो भी नहीं मालूम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको हटा देते हैं, डीमैग्नेटाइज करते हैं। वो क्या होता है कि जितने भी पोल्स क्रिएट होते हैं वो हट जाते हैं। अब फिर से मैग्नेटाइजेशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको पता होता है कि इसमें जो लाइंस क्रॉस कर रहा है वो कैसा है, आइदर लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन है या फिर सरकमफेरेंशियल है। आप लॉन्गिट्यूडिनल करेंगे, ठीक है, तो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन होगा, यदि मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन आपने हॉरिजॉन्टल दिया है तो आप सिर्फ वर्टिकल डिफेक्ट को डिटेक्ट कर पाएंगे, और यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर्टिकल दिया है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिफेक्ट्स को डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। बट सरकमफ्रेंशियल में क्या होता है कि आप दोनों कर पाएंगे। तो चलिए स्टेप, मैग्नेटाइजेशन स्टेप को हम लोग ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स द पार्ट टू बी एग्जामिन्ड मस्ट बी मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा जो पार्ट्स होता है, ठीक है, सॉरी पाथ लिखा गया है यहाँ पे, थोड़ा सा आप इम्प्रूव कर लेंगे। इट इज नॉट अ पाथ, इट इज अ पार्ट, ओके, PART, ठीक है। पार्ट टू बी मस्ट एग्जामिन्ड, सॉरी पार्ट टू बी एग्जामिन्ड मस्ट बी मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। Two different forms of magnetization methods are followed to reveal the defects in best possible manner. दो मैग्नेटाइजेशन के तरीके होते हैं, ठीक है, कितने, दो होते हैं। उससे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डिफेक्ट्स को पता करते हैं। वो कौन कौन है बाबू? तो एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन और दूसरा होता है सरकमफेरेंशियल मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो करंट स्ट्रेंथ से हम लोग क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन जो हो रहा है वो करंट स्ट्रेंथ के सिलेक्शन से इंश्योर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है मैग्नेटाइजेशन में, तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि देयर आर नो प्रिसाइज रूल्स टू सेलेक्ट करंट स्ट्रेंथ ड्यूरिंग मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन बट जनरल गाइडलाइंस आर फॉलोड। देखो कोई खास स्पेसिफिक रूल्स इसके लिए नहीं बना है, ठीक है, कि करंट स्ट्रेंथ का सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है। बट क्या होता है कि एक जेनरिक रूल होता है जिसको हैंड रूल्स भी हम लोग बोलते हैं। तो यदि आप सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को इंस्पेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए होता है करंट का वैल्यू होता है 20 इंटू डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग आगे, टू इंस्पेक्ट सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, द करंट रिक्वायर्ड इज गिवन बाई, ठीक है, I इक्वल टू 20T। आई क्या है बाबू? करंट है एम्पियर में, और 20 कांस्टेंट वैल्यू है, और D इज द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट इन mm। किस में है बाबू? mm में है, हमेशा ध्यान देना किस में होगा, mm में होगा। चल आगे क्या है कि टू इंस्पेक्ट लार्ज सरफेस बाय लोकल इलेक्ट्रोड मैग्नेटाइजेशन अबाउट 40 एम्पियर्स पर सेंटीमीटर इलेक्ट्रोड स्पेसिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। 4 एम्पियर्स का रिक्वायरमेंट होता है पर सेंटीमीटर। इलेक्ट्रोड्स को आप जितना दूर रखोगे उसके स्पेस के अकॉर्डिंग आपको 4 एम्पियर्स का रिक्वायरमेंट होगा। एक सेंटीमीटर की दूरी पर रखोगे तो 4, 2 रखोगे तो 8, इस तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। चौथा है बाबू एडिशन ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स। मैग्नेटिक पार्टिकल्स का एडिशन कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा था कि हमने ऑब्जेक्ट रखा था, तो वो ऑब्जेक्ट को जो है हम लोगों ने 2 स्टेप ऑलरेडी हमने कर चुका था, ठीक है। तीसरा स्टेप में हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में रखे थे, ठीक है। चौथा अब क्या है कि उसको हम लोग अब ऊपर से सस्पेंशन डाले थे, ठीक है। तो 2 तरीके, आप तो ड्राई पाउडर डाल सकते हो या वेट पाउडर डाल सकते हो, ठीक है। तो चलो देखोगे इसमें थोड़ा सा, तो इसमें कहता है कि आफ्टर मैग्नेटाइजिंग द पार्ट मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। आपने देखा था कि दोनों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा हुआ है, ठीक है। उसमें जब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है उसके बाद हमने सस्पेंशन उस पर से डाला था, ठीक है। द मैग्नेटिक पार्टिकल्स टू बी यूज्ड मस्ट बी अवेलेबल इन द पाउडर फॉर्म, ठीक है, हेंस कॉल्ड एज मैग्नेटिक पाउडर। वो पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, आइदर वो क्या होगा, या तो लिक्विड सस्पेंडेड लिक्विड फॉर्म में होगा या फिर डायरेक्ट पाउडर में होगा जो कि जेट एयर के थ्रू कैरी किया जाएगा, ठीक है। आगे क्या है बाबू कि द मैग्नेटिक पार्टिकल्स टू बी, हाँ ये तो हो गया। 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पाउडर कैरियर एजेंट एज। तो पहला मैंने आपको पहले भी बताया कि ड्राई पाउडर होता है जो कि पार्टिकल्स कैरिड बाई जेट एयर है, ठीक है, और वेट पाउडर होता है जो कि पार्टिकल्स
आर सस्पेंडेड इन लिक्विड, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है बाबू इल्यूमिनेशन। ठीक है, इल्यूमिनेशन। अब उसके बाद हम लोग क्या किया था कि यूवी लाइट्स का इस्तेमाल किया था। ठीक है, जिससे कि हमको क्लियरली दिख रहा था, तो वही यहाँ पे करेंगे। द आइडेंटिफाई मैग्नेटिक पार्टिकल्स अट्रैक्टेड नियर द डिफेक्ट्स, एल्यूमिनेशन इज नेसेसरी। ठीक है, आपको देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एल्यूमिनेशन हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है। आगे क्या कहता है कि द ऑर्डिनरी लाइट इज सफिशियंट। ठीक है, आपने देखा था कि ऑर्डिनरी लाइट डे लाइट में भी आपको दिख रहा था। ठीक है, बट इट इज पॉसिबल टू मैनेज विथ आर्टिफिशियल लाइट लाइक अ स्ट्रॉन्ग लैम्प। ठीक है, जैसे कि मैंने यूवी लाइट जलाया था, विच कैन मूव अराउंड टू एलिमिनेट द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कि क्या हो सके, मूव कर सके और आसानी से हम लोग सरफेस पर उसके सरफेस पर हम लोग देख सकें। ठीक है, आगे है कि व्हेन कलर्ड और फ्लोरोसेंट पाउडर इज यूज्ड। ठीक है, a sufficiently a strong ultraviolet light is used to achieved maximum sensitivity during inspection। ठीक है, जब कलर या फ्लोरोसेंट पाउडर जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट लाइट को हम लोग अचीव करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम सेंसिटिविटी, ठीक है, इंस्पेक्शन के दौरान वो अचीव करने के लिए। ठीक है, ताकि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम सेंसिटिविटी को अचीव कर सकें। ठीक है, और आपने देखा भी था कि अल्ट्रा वायलेट लाइट जब था तो हम आसानी से उसको देख पा रहे थे। ठीक है, अब देखिए छठा है इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि आप उसके रिजल्ट्स के बारे में रिवील करेंगे। ठीक है, आपने क्या देखा, कहाँ पर देखा, कैसे है, क्या है, सारी चीज़ों के बारे में। तो आफ्टर मैग्नेटाइजेशन एंड स्प्रेडिंग ऑफ पाउडर, ठीक है, इंडिकेशंस आर अपीयर्ड ऑन द सरफेस ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, आपने देखा कि 5वें स्टेज तक आपने देखा कि आपको जो है क्रैक्स वगैरह जो है, ठीक है, और या फिर यदि सरफेस क्रैक्स है तो ऊपर से दिख रहा होगा। सब सरफेस क्रैक्स होता है तो क्या होता है कि मैग्नेटिक पाउडर जो है वो एक्युमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पर कि इंस्पेक्शन ड्यू टू पाइलिंग अप ऑफ मैग्नेटिक पाउडर एट डिफेक्टिव एरिया। ठीक है, डिफेक्टिव एरिया पे क्या हो जाएगा कि वो कलेक्ट हो जाएगा, एक्युमुलेट हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ द टास्क ऑफ एग्जामिनर टू एवेलुएट द काउजेज ऑफ इंडिकेशंस। अब वो इंडिकेशंस जो दिखा रहा है उसका क्या रीज़न है, ये एग्जामिनर का काम होता है कि वो उसे एवेल्युएट करे। ठीक है, अ क्रैक विच इज ओपन टू द सरफेस इज इजी टू डिटेक्ट, बट in questionable situation light polishing and magnifying glass can be helpful to determine the existence and type of defect। ठीक है, अब देखो जो सरफेस पर होता है वो उसको तो आसानी से डिटेक्ट कर लेते हो। ठीक है, लेकिन यदि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे समस्या आ जाता है, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चनेबल सिचुएशंस आ गया, कैसे है, क्यों है, इस तरीके से जब सवाल उठने लगता है तो उस समय क्या होता है कि हम लोग लाइट पॉलिशिंग और मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। ठीक है, जिससे कि टाइप जो डिफेक्ट्स होते हैं, जो डिफेक्ट्स है वो आसानी से हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, या किस टाइप का डिफेक्ट्स है ये पता चल पाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि उसको डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग करेंगे, जो कि हमारा लास्ट स्टेप होता है। तो देखेंगे हमारा फोटोग्राफ्स आर यूजफुल एज परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ अपीयरेंस ऑफ द डिफेक्ट। देखो हम लोग क्या करते हैं कि फ़ोटो ले लेते हैं, उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर डिफेक्ट था और वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड करके रख दिया जाता है। ठीक है, अनदर वे ऑफ परमानेंट रिकॉर्ड इज टेकिंग टेप इम्प्रेशंस। ठीक है, टेप इम्प्रेशंस भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, उसको किसी अदर पे इम्प्रेस कर लेते हैं ताकि हमको पता रहता है कि कहाँ पर होगा। या फिर ये हो गया, दो तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आजकल फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल होता है, टेप बहुत पहले यूज होता था। ठीक है, when making tape impressions the defects are transferred to the report sheet by means of tape which is pressed against the top of its defective indications। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि जब टेप इम्प्रेशंस करते हैं, ठीक है, तो टेप इम्प्रेशंस के दौरान वहीं पर हम लोग को पता चल जाता है कि कहाँ पर किस तरीके से है और वो पूरा रिपोर्ट शीट पे चला जाता है उस इम्प्रेशंस के थ्रू। नेक्स्ट है बाबू, कहता है कि मैग्नेटिक पार्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ नो वैल्यू विदाउट अ रिपीटेड रिपोर्ट। आपको एक रिटन रिपोर्ट देना होगा। ठीक है, विदाउट रिटन रिपोर्ट का उस मैग्नेटिक पार्टिकल एग्जामिनेशन का कोई वैल्यू नहीं होता है।
चलिए अब हम लोग देखेंगे एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिट और उसके लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज। क्या है बाबू कि हाई सेंसिटिव एंड कम्प्लेक्स पार्ट कैन बी इंस्पेक्टेड। ठीक है, बहुत ही हाई सेंसिटिविटी वाला, ठीक है, या जो पार्ट बहुत कम्प्लेक्स है उसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है बहुत ही तेज़ी से। एलोबरेट सरफेस प्रिपरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सरफेस प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। लो कॉस्ट टेस्टिंग मेथड एंड इक्विपमेंट आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। देखो इसमें क्या होता है कि जो टेस्टिंग मेथड है, एक पीस टेस्ट करने का जो प्राइस है तो वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, उसके ही साथ साथ क्या होता है कि उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, चीप होते हैं। ठीक है, और क्या होगा, पोर्टेबल होगा। दैट मीन्स कि आप इसको कहीं पर भी टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, आप अपने वर्कशॉप में कर सकते हो या किसी साइट पर ले जा करके कर सकते हो। ठीक है, लार्ज और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स कैन बी एग्जामिन्ड। ठीक है, आप बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को या छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी आप मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन के थ्रू चेक कर सकते हो। चलिए अब देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। लिमिटेशंस में क्या है बाबू कि ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, सच एज आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल कैन बी इंस्पेक्टेड। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस होता है। अब जो नॉन मैग्नेटिक होगा, ठीक है, उसमें मैग्नेटिक लाइंस कभी क्रॉस ही नहीं करेगा तो वो कैसे इंस्पेक्ट कर पाएगा। ठीक है, आगे क्या है कि प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंपॉर्टेंट टू अचीव गुड रिजल्ट्स। ठीक है, क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइंस है यदि वो प्रॉपर रूप से नहीं है, सही नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है कि आप इंस्पेक्शन जो करोगे वो रिजल्ट गलत आएगा। ठीक है, लार्ज करेंट्स आर नीडेड फॉर वेरी लार्ज पार्ट्स। अब चूंकि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक लाइंस आप क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए ज़्यादा डिस्टेंस के लिए या ज़्यादा बड़े पार्ट्स के लिए हमको ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें इंस्पेक्शन करते समय हमें यह भी ध्यान देना है कि यदि ज़्यादा पार्ट्स है तो हमें हाई करंट्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ओनली सरफेस एंड नियर सरफेस डिफेक्ट्स कैन बी डिटेक्टेड। हम लोग इसमें सिर्फ सब सरफेस और नियर सरफेस, कहने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगा ना तो भी हम लोग सब सरफेस डिफेक्ट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ थिक पेंट कोटिंग इज प्रेजेंट। देखो कहता है कि इस मेथड को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कब, इफ थिक पेंट कोटिंग इज प्रेजेंट। यदि थिक पेंट कोटिंग जो है प्रेजेंट है तब हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय क्या होता है कि थिक पेंट कोटिंग की वजह से हमारा डिटेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूँ। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अल्ट्रासोनिक क्रैक डिटेक्शन या अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ठीक है, जिसको यूटी भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।